ये लोग कौन हुआ करते थे, कहाँ पर रहा करते थे, क्या किया करते थे और आखिर किस इंसान से इनकी नस्ल चली थी। क्या सच में ये यहूदी ही हुआ करते थे जैसा कि आज के दौर में बहुत सारे लोग दावा करते हैं, या फिर कुछ और आखिर दुनिया के इतिहासकार इनके बारे में क्या सोचते हैं। ये लोग सऊदी अरबिया की गद्दी तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुए, यानी वो कबीलाई लोग के जो किसी दौर में चटियल मैदान में रहा करते थे, रेगिस्तान में रहा करते थे, उनका गुजारा भी सिर्फ खजूर के ही सहारे से हुआ करता था। वो लोग कैसे अचानक दुनिया के सबसे अमीर खानदानों में से एक बन गए और कैसे उन लोगों ने इस पूरे सऊदी अरबिया पर कब्जा किया और किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में यूरोपियन ताकतों की मदद से वो सऊदी अरबिया वजूद में आया कि जिसको आज के दौर में हम लोग दुनिया के नक्शे में देखते हैं। तो चलिए इस तरह के अपने सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे। मैं हूँ तबस्सुम गुलफ्शा, इंडिया से आपकी दोस्त, आपकी होस्ट लेकर आई हूँ आपके सामने एक नया ताज़ा खुलासा वीडियो, जिसके तहत हम जानने की कोशिश करेंगे कि आले सऊद ने सऊदी अरब पर कैसे कब्जा किया और उसको कैसे स्टैब्लिश किया। क्या ये शुरू से सऊदी अरब ही था, यानी सऊदी अरब इसका नाम था, और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे, जिससे आप सबकी एक छोटी सी गलतफहमी जरूर दूर होगी कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है या सिर्फ मुस्लिम नाम का देश है, और इसके पीछे उसकी सोच क्या है, इसके पीछे सऊदी अरब की विचारधारा क्या है। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के लिए प्लीज़ अंत तक बने रहे, ताकि आपको सारी वीडियो के को आपको बारीकी से आप जान सके इसके बारे में और आपकी भी गलतफहमी दूर हो सके। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस वीडियो में बढ़े, प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। और इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इस वीडियो के बाद, उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। में जिस सऊदी अरबिया को देखते हैं, इस सऊदी अरबिया का जन्म आज से लगभग 90 साल पहले यानी 1932 में हुआ था। इसका जन्म भले ही 1932 में हुआ हो, मगर इसको बनाने की तैयारियां उससे भी लगभग 200 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, यानी उस दौर में कि जब सल्तनत उस्मानिया हद से ज़्यादा ताकतवर और बड़ी हुआ करती थी। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि 18वीं सदी में नजद के इलाके में एक धार्मिक लीडर यानी धार्मिक गुरु के जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था, उसकी एंट्री हुई। आपको बताता चलूं कि ये वही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है कि जिसको आज के दौर में मुसलमानों के एक ग्रुप के जिसको वहाबी के नाम से जाना जाता है, उनका फाउंडर भी माना जाता है। लिहाजा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने उस दौर में उस इलाके के एक कबीलाई सरदार के जिसका नाम मोहम्मद बिन सऊद था, उसके साथ समझौता किया। समझौता ये था कि जहां एक तरफ मोहम्मद बिन सऊद कि जो उस इलाके का कबीलाई सरदार हुआ करता था, यानी उस इलाके में उसका दबदबा हुआ करता था, तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को प्रोटेक्शन देगा, उसकी जान की हिफाजत करेगा, उसके जो थॉट्स हैं यानी नज़रियात हैं उनको फैलाने में मदद करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब भी कि जो लोगों के बीच में एक धार्मिक लीडर की पहचान रखा करता था, वो भी मोहम्मद बिन सऊद की पॉलिटिकली मदद करेगा, यानी लोगों को ये बताने की कोशिश करेगा कि इसका साथ दो, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को फतह करो, ताकि हम अपने इस ग्रुप को और भी ज़्यादा मजबूत से मजबूत कर सकें। इस तरह से इन दोनों का ये गठबंधन शुरू हुआ, जो धीरे धीरे हद से ज़्यादा कामयाब साबित हुआ। कुछ वक्त के अंदर ही इन लोगों ने आसपास के बहुत सारे इलाकों को फतह कर लिया। याद रहे कि ये सब कुछ उस दौर में सऊदी अरबिया के उस सेंट्रल इलाके पर हो रहा था कि जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का राज नहीं हुआ करता था। वो इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरबिया के सिर्फ उन शहरों या फिर उन इलाकों पर ही सल्तनत उस्मानिया राज किया करती थी कि जो या तो धार्मिक तौर पर पवित्र थे यानी मुकद्दस, जैसे मक्का मदीना, या फिर किसी और तरह से फायदेमंद थे। वरना इसके अलावा सऊदी अरबिया का जो बीच का इलाका था, वो तो तेल निकलने से पहले इतिहास में हमेशा से ही बेकार और बुरा माना जाता है, क्योंकि बंजर जमीन के सिवा वहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था। अब भला हद से ज्यादा दूर बैठा सल्तनत उस्मानिया का कोई सुल्तान एक ऐसी जमीन के लिए अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना पैसा क्यों खर्च करता कि जिसके बारे में उसको पता है कि वो उसको कुछ भी नहीं देने वाली है, क्योंकि उसकी जगह पर वो दुनिया के किसी दूसरे इलाके को भी फतह कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि रियाद के इलाके से उस दौर में अपनी सल्तनत को शुरू करने वाला यही वो मोहम्मद बिन सऊद था कि जिसकी औलादें आज के दौर में आले सऊद कहलाती हैं और सऊदी अरबिया के इस इलाके पर हुकूमत करती हैं। फिलहाल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शुरू में तो सल्तनत उस्मानिया ने इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये ऐसे इलाके में थे कि जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का राज हुआ ही नहीं करता था।
मगर बाद में जब धीरे धीरे ये ताकतवर बनना शुरू हुए और आगे जाकर इन्होंने करबला और मक्का जैसे ताकतवर और बड़े शहरों को भी कब्जाने की कोशिश की, तो फिर सल्तनत उस्मानिया ने फौरन इनके ऊपर एक्शन लेने का फैसला किया और इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई सल्तनत उस्मानिया की तरफ से मोहम्मद अली पाशा को। मोहम्मद अली पाशा दरअसल इजिप्ट के गवर्नर हुआ करते थे और उस दौर में इजिप्ट यानी मिस्र भी सल्तनत उस्मानिया के अंडर ही में आया करता था। मोहम्मद अली पाशा ने अपने बेटे इब्राहिम पाशा को अरबों से निपटने के लिए भेजा। मोहम्मद अली पाशा के बेटे यानी इब्राहिम पाशा ने कुछ वक्त के अंदर ही यानी 1818 तक इस पूरे इलाके से अरबों को बाहर खदेड़ दिया। अरबों की जब हार हो गई तो उस दौर में आले सऊद का ये जो खानदान था, इसका जो राजा हुआ करता था यानी सरदार कि जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने सऊद था, उसको गिरफ्तार करके इस्तांबुल भेजा गया यानी कि सल्तनत उस्मानिया की राजधानी में। इसके अलावा जो उस दौर का वहाबी इमाम हुआ करता था, उसको भी अब्दुल्ला इब्ने सऊद के साथ कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल भेजा गया और वहां ले जाकर आया सूफिया के सामने बगावत के जुर्म में अब्दुल्ला इब्ने सऊद का सर कलम कर दिया गया। और इस तरह से 18वीं सदी में मोहम्मद बिन सऊद ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ जो एक बड़ी सल्तनत बनाने का ख्वाब देखा था, वो पूरी तरह से खत्म होकर रह गया। मगर दोस्तों, अब्दुल्ला इब्ने सऊद का सर कलम हो जाने के बावजूद भी आले सऊद की इस फैमिली ने अपनी सल्तनत बनाने का ख्वाब बीच में नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी औलादों ने 1824 से ही अपने इस मिशन की तैयारी फिर से शुरू कर दी। रियाज यानी उसका जो खुद का इलाका था और उसके आसपास के बहुत सारे इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक बार फिर से इनके पास सऊदी अरबिया का एक बड़ा इलाका आ चुका था, मगर इस बार भी इन लोगों की ये सल्तनत लंबे वक्त तक कायम न रह सकी। मगर दूसरी बार इनकी सल्तनत को खत्म करने में जो मेन किरदार अदा किया था, वो दरअसल सल्तनत उस्मानिया की बजाय अल रशीद फैमिली ने किया था। ये एक ऐसी अरब फैमिली थी कि जिसका भी सऊदी अरबिया के एक छोटे से इलाके पर राज हुआ करता था और ये सल्तनत उस्मानिया के अंडर ही में रहा करती थी, यानी एक तरीके से उसके साथ अच्छे रिश्ते थे। लिहाजा 1890 में तो अल रशीद फैमिली की तरफ से आले सऊद के ऊपर इतना बड़ा और खतरनाक अटैक किया गया कि जिसकी वजह से उनकी ये सल्तनत तो पूरी तरह से खत्म हुई ही, साथ ही उन लोगों को सऊदी अरबिया का पूरा इलाका छोड़कर कुवैत भागना पड़ा। वहां पर जाकर इन लोगों ने अपनी जान की हिफाजत की। फिर दौर आया 20वीं सदी का कि जब पूरी दुनिया में हर तरफ जंगे ही जंगे शुरू हो चुकी थी। सल्तनत उस्मानिया भी बड़ी तेजी के साथ कमजोर हो रही थी। दूसरी तरफ कुवैत में भी दूसरों के रहमो करम पर अपनी जिंदगी गुजारने वाले इन आले सऊद के खानदान में भी अब्दुल अजीज नाम का एक ताकतवर इंसान पैदा हो चुका था, जिसने यह ठान लिया था कि वो हर हाल में अपने बाप दादा के सारे इलाकों को दोबारा हासिल करेगा। लिहाजा 1902 में इस अब्दुल अजीज ने अपने 40 सिपाहियों के साथ सबसे पहले रियाज नाम के उस इलाके को फतह किया कि जहां से इसके पूरे खानदान को भगाया गया था, और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ताकतवर होता गया आसपास के दूसरे इलाकों को फतह करता चला गया। वक्त के साथ ही 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो चुकी थी, जिस जंग में जहां एक तरफ सल्तनत उस्मानिया थी तो वहीं दूसरी तरफ उसके मुकाबले में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश थे। लिहाजा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने सल्तनत उस्मानिया को कमजोर करने के लिए सबसे पहले शरीफ मक्का से हाथ मिलाया। आपको बता दूं कि दरअसल शरीफ मक्का एक ऐसी पोस्ट हुआ करती थी कि जिस पर सल्तनत उस्मानिया की तरफ से ही एक मुअज्जज यानी इज्जतदार और बड़े रुतबे वाले इंसान को बैठाया जाता था। और उस दौर में सल्तनत उस्मानिया की तरफ से शरीफ मक्का की पोस्ट पर जिस इंसान को बैठाया गया था उसका नाम हुसैन बिन अली हुआ करता था। हुसैन बिन अली को ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की तरफ से ये लालच दिया गया था कि अगर तुम हमारी मदद करोगे यानी सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत करोगे, उसको तोड़ने में, उसको कमजोर करने में और उसको खत्म करने में हमारी मदद करोगे, तो जीतने के बाद यानी जब हम जंग जीत जाएंगे तो तुमको एक आजाद अरब रियासत का राजा बनाएंगे। एक ऐसी अलग आजाद अरब रियासत कि जिसमें सिर्फ आज के दौर का सऊदी अरबिया ही नहीं बल्कि इराक, सीरिया, फिलिस्तीन, यमन और इस जैसे सारे देश होते, यानी कि पूरी की पूरी ही अरब दुनिया के राजा बनाने का लालच दिया गया था। लिहाजा इस लालच में आकर शरीफ मक्का ने अपनी औलादों के साथ हिजाज के पूरे इलाके में यानी मक्का, मदीना और इस जैसे सारे शहरों में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी। और इस बगावत का अंजाम क्या हुआ था हम सभी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अरबों की बगावत ने सल्तनत उस्मानिया को जो नुकसान पहुंचाया था उसका आधा भी नुकसान ना तो किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन का कोई हथियार पहुंचा सका और न ही कोई बड़े से बड़ा जासूस पहुंचा सका था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दौर में शरीफ मक्का ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत की, उस दौर में आले सऊद और इस जैसे कुछ और अरब खानदान के जो सऊदी अरबिया के सेंटर पॉइंट यानी रियाद और इस जैसे आसपास के इलाकों में रहा करते थे, उन लोगों ने शरीफ मक्का का साथ
नहीं दिया, बल्कि वो तो उल्टा ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम शरीफ मक्का के खिलाफ हैं और सल्तनत उस्मानिया के फेवर में हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि क्योंकि वो तो खुद शरीफ मक्का से चिढ़ा करते थे। आले सऊद तो खुद चाहते थे कि वो शरीफ मक्का को हिजाज यानी मक्का मदीना के इलाके से बाहर फेंक दें और खुद इस इलाके पर काबिज हो जाएं। फिलहाल सल्तनत उस्मानिया की हार के साथ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश कि जिन्होंने पहले शरीफ मक्का को पूरे अरब का राजा बनाने का वादा किया था, उन्होंने अपना वादा पूरी तरह से तोड़ दिया, बल्कि सल्तनत उस्मानिया के जो टुकड़े हुए थे उनको आपस में उन्होंने खुद ही बांट लिया। हालांकि शरीफ मक्का को भी राजा बनाया गया, मगर सिर्फ और सिर्फ हिजाज के इलाके का, यानी सऊदी अरबिया के सिर्फ उस पार्ट का कि जिसमें मक्का और मदीना जैसे शहर आते हैं। शरीफ मक्का को छोटे से इलाके का राजा बनाए जाने के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े ताकतवर देशों ने शरीफ मक्का के ऊपर एक एहसान और किया कि आखिरी वक्त में शरीफ मक्का से अपना सपोर्ट छीनकर खुद उसका जो पड़ोसी दुश्मन था यानी आले सऊद खानदान, उसको सपोर्ट दे दिया। अब जाहिर है आले सऊद खानदान का जो सरदार था यानी अब्दुल अजीज, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो कितना ताकतवर था, वो तो पहले से ही मौके की तलाश में बैठा था। उसने सपोर्ट मिलते ही सबसे पहले तो अल रशीद नाम के उस खानदान को खत्म किया कि जिस खानदान की वजह से किसी दौर में उसके खानदान को अरब का इलाका छोड़कर कुवैत में जाना पड़ा था, और उसके बाद फिर हिजाज के इलाके को भी फतह किया, यानी सल्तनत उस्मानिया से बगावत करने वाले शरीफ मक्का को हराकर खुद उस पूरे इलाके पर भी कब्जा कर लिया। अब धीरे धीरे वो सारे ही इलाके आले सऊद के अंडर में आ चुके थे कि जिन सारे इलाकों में आज के दौर का सऊदी अरबिया बसा हुआ है। इसके बाद 20 मई 1927 को ट्रीटी ऑफ जिद्दा के तहत फाइनली ब्रिटेन की तरफ से हिजाज और रियाज के दोनों इलाकों को मिलाकर एक अलग आजाद अरब रियासत की मान्यता भी दे दी गई। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद अब्दुल अजीज आसपास के दूसरे अरब देशों पर जैसे कि सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, लेबनान, इन सभी इलाकों पर कब्जा करना चाहता था, मगर जाहिर है उस दौर में इन सारे इलाकों पर ब्रिटेन जैसे देशों ने कब्जा कर रखा था, तो इसीलिए अब्दुल अजीज ने इन पर अटैक न करना ही बेहतर समझा, वरना जाहिर है उसका खुद का एरिया भी खतरे में आ सकता था। हालांकि दोस्तों, एक अलग आजाद देश की मान्यता मिल जाने के बावजूद भी अब्दुल अजीज की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि हुआ ये कि आखिरी वक्त में इखवान नाम के उस ग्रुप ने अब्दुल अजीज के खिलाफ बगावत कर दी कि जिस इखवान नाम के ग्रुप की मदद से ही वो यहाँ तक पहुँच सका था, यानी जिनकी मदद से उसने इन सारे इलाकों को फतह किया था और एक अलग आजाद देश बना पाया था। दरअसल दोस्तों, इखवान एक ऐसा ग्रुप था जो कट्टर वहाबी विचारधारा पर यकीन रखा करता था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाबियों के इमाम यानी फाउंडर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और आले सऊद के जो बाप दादा थे, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना था। एक को उसकी विचारधारा फैलाने में उसका साथ देना था, जबकि दूसरे को उसका सियासी तौर पर साथ देना था। मगर आखिरी वक्त में हुआ ये कि जब इखवान ग्रुप ने देखा कि हमारी सल्तनत बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और अब हम ऑफिशियली एक अलग आजाद और ताकतवर रियासत भी बन चुके हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि अब हम अपनी विचारधारा यानी वहाबी सोच को अरब के दूसरे इलाकों जैसा कि इराक, सीरिया, फिलिस्तीन, इन जैसे इलाकों में लेकर जाएं और लोगों के बीच इस चीज का बढ़ चढ़ कर प्रचार करें। मगर खुद उनका राजा यानी किंग अब्दुल अजीज इस चीज के खिलाफ था। उसका मानना था कि हम इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि इखवान ग्रुप ने अपने ही राजा अब्दुल अजीज के खिलाफ बगावत कर दी। कुछ वक्त तक तो अब्दुल अजीज को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर बाद में अंग्रेजों की मदद से अब्दुल अजीज ने इस बगावत को भी पूरी तरह से कुचल डाला और फाइनली 23 सितंबर 1932 के दिन वो सऊदी अरबिया वजूद में आया कि जिसको आज के दौर में हम लोग दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। यही वजह है कि आज तक 23 सितंबर को सऊदी अरबिया में बड़े जश्न के साथ मनाया जाता है। उसके बाद से लगातार आज तक अब्दुल अजीज की ही औलादें यानी आले सऊद के लोग ही सऊदी अरबिया पर राज कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि सऊदी अरब जो कि ये सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि मुसलमानों की हिमायत करने वाला एक मुल्क है, पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जस्ट इसका विपरीत है। सऊदी अरब मुसलमानों की हिमायत करने वाला देश नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सऊदी अरब सबसे पहले फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाने वाला देश होता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला सबसे पहला देश सऊदी अरब होता और इस कलमे के शहादत कलमे के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला देश पहला सऊदी अरब होता। और मैं आपको बता दूं इस वीडियो में, जैसे कि आपने देखा कि सऊदी अरब का जो बेस ही है वो वहाबियत पे हुआ है। जो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वहाबी इमाम के साथ, सऊदी के चीफ ने जो
वहाबियों के इमाम के साथ जो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत सऊदी अरब का एक बेस रखा गया था कि अगर मैं तुम्हारी वहाबियत को फैलाने में मदद करूंगा कि तो तुम मेरे पॉलिटिकल बेस को मजबूत करने की लिए मेरी मदद करना। ये जो एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ था, जिसके तहत सऊदी अरब जैसा मुल्क स्थापित हुआ। और मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब जो है इससे पहले सल्तनत उस्मानिया के अंडर आता था, और सल्तनत उस्मानिया ने अल्हम्दुलिल्लाह 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 बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर हुक्मरानी की और उसको इतना अच्छे तरीके से मैनेज किया, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान के एक एक चीज़ों को उसने इतने अच्छे से सहेज के रखा था। मगर जब सऊदी अरब स्थापित हुआ और जब वहाँ पर वहाबियों का सोच, उनकी विचारधारा जब फैलने लगी, धीरे 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 सारी निशानियों को वो मिटाते गया, ख़त्म करते गया। फ्रेंड्स, जो आप समझते हैं कि सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है, तो मैं आपको बता दूं सऊदी अरब एक मुस्लिम देश नाम का है, मगर उनकी विचारधारा वहाबी है, यानी वहाबियों की सोच वो रखते हैं। वो सुन्नियों की सोच नहीं रखते हैं, वो वहाबियों की सोच रखते हैं। और इसी वजह से आज तक सऊदी अरब इजराइल का सपोर्ट करते आ रहा है, ना कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करते आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब और वहाबियों यहूदियों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सऊदी अरब का आपने देखा कि किस तरीके से सऊदी अरब स्थापित हुआ, किस तरीके से आले सऊद ने सऊदी अरब को कब्जा किया, सल्तनत उस्मानिया को धोखा देकर सल्तनत उस्मानिया को बर्बाद करके किस तरीके से आले सऊद ने सऊदी अरब को स्थापित किया। और एक बात मैं भी आपको ये भी बता दूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मालूम है या नहीं है, मगर मेरी जानकारी के अनुसार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि मक्का और मदीना शरीफ में कभी खून खराबा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। और जब आले सऊद ने सऊदी अरब को स्थापित करने के लिए, अपने हुक्मरानी को करने के लिए वहाँ पर खून खराबा शुरू कर दिया, तब सल्तनत उस्मानिया ने खुद पीछे बैक स्टेप ले लिया ताकि वहाँ खून खराबा ना हो। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रखी और वहाँ पर खून खराबा ना हो, इसलिए वो उसने सऊदी अरब से वो पीछे हट गए, यानी आले सऊद को वो हुक्मरानी सौंप कर वो पीछे हट गए ताकि वहाँ पर खून खराबा ना हो। बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो इतिहास है, जो सऊदी अरब का इतिहास है, हम और आप हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है, जिनकी आंखों में पट्टी बंधा हुआ है कि सऊदी अरब मुसलमानों की हिमायत करने वाला देश है, मुस्लिम देश है। तो ये आप सबकी गलत फहमी है। सऊदी अरब मुसलमानों की हिमायत करने वाला देश नहीं है, ना ही ये मुस्लिम यानी सुन्नियों की सोच रखने वाला देश है। ये एक वहाबी मुल्क है। वहाबियों की सोच को इसने बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया है, बहुत ज़्यादा इसने फैलाया है, उनको मतलब फैलाने की कोशिश की। इसलिए वहाँ पर आप देखेंगे, जब अगर कोई गए होंगे हज में, तो वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़, पहले जो गए होंगे हज पे और जो आज दोबारा से गए होंगे हज पे, तो वो देख सकते, वो समझे होंगे कि किस तरीके से वहाँ पर धीरे धीरे करके सारी निशानियों को किस तरीके से नबियों के जितने भी नबियों की निशानियाँ हैं उनको धीरे धीरे करके किस तरीके से वो मिटाया जा रहा है, ख़त्म कर दिया जा रहा है, ताकि किसी को वो चीज़ पता ना चले। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के थ्रू पता चलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेरे थ्रू शायद पता चले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी मालूम हो तो मुझे ज़रूर शेयर करें, मुझे ज़रूर मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताएं कि आखिर वहाबियों की सोच में और सुन्नियों की सोच में डिफरेंस क्या चीज़ है। मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और मुझे एक बात और जाननी है आप सभी से कि क्या आप अरब ममालिक से, अरब देश से क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आप उनसे खुश हैं,
کیا آپ اس کو ایک مسلم دیش مانتے ہیں؟ تو مجھے ضرور 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 بتائیے گا. اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آن کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ میرے سارے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ اسی طریقے سے میرے ساتھ بنے رہیں. تو فرینڈز ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے، اللہ حافظ. خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے.